हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 7th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग। प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन होता क्या, हम किस तरीके से रेस्पिरेट करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है, डायग्राम को समझेंगे अच्छे से। ओके, सो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको ले सके, इनहेल्स कर सके, और जो उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, उसको वो आउट कर सके। ठीक है। सो हर एक ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करता है। अगर ब्रीथ नहीं करता वो, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म with the help of their respiratory organs take in the oxygens rich air present in the surrounding। क्या करता है भाई? ऑक्सीजन टेक करता है जो हमारी सराउंडिंग एयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। एंड रिलीज आउट एयर, और एयर को रिलीज कर देता है दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। कि जो एयर वो अपने अंदर से आउट करेगा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ब्रीथ अकर कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनिज्म। जो ब्रीथिंग होती है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है, ये नहीं कि कभी ब्रीथिंग कर ली कभी नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने थोड़ी देर अपने सांस को रोक लिया तो हमारी डेथ हो सकती है। ओके। सो जो ब्रीथिंग होती है इसके अंदर हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी कि जो ऑक्सीजन को टेक इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करना, रिलीज आउट करना। सो इनहेलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर। इनहेलेशन का मतलब होता है एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना, कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है और जो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। एक्सहेलेशन एक प्रोसेस होती है जो एयर को रिलीज आउट करती है। देन कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर क्या कंटेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वो बॉडी से बाहर करता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। कि भाई जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है उसमें इनहेल करना, एक्सहेल करना, दोनों के दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली एक साथ चलती है, वो एक दूसरे की अल्टरनेट होती है। अगर इनहेल नहीं करेगा कोई भी पर्सन तो वो एक्सहेल भी नहीं कर पाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम इनहेल करें एक्सहेल ना करें, नहीं, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं, साथ चलते हैं। ओके। सो ब्रीथिंग रेट क्या होती है कि भी नंबर ऑफ टाइम जब कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है विद इन अ मिनट, वो ब्रीथिंग रेट कहलाती है। ब्रीथिंग रेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट के अंदर जितने टाइम एक पर्सन ब्रीथ करता है वो ब्रीथिंग रेट कहलाती है। अ ब्रीथ कैन बी डिफाइन एन इनहेलेशन फॉलो बाय एन एक्सहेलेशन। कि ब्रीथ यही डिफाइन करते हैं कि इनहेल करते हुए हमने कितने टाइम पर उसको एक्सहेल किया है, सांस ली है और सांस छोड़ी है। द ब्रीथिंग रेट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट इन द ह्यूमन बींग। भाई एक ही नहीं रहती कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट पहले थी वही अभी होगी, नहीं, ये एज के ऊपर भी डिपेंड करती है और पर्सन टू पर्सन भी ये डिपेंड करती है। वी जनरली ब्रीथ फास्टर वैन आवर बॉडी नीड मोर एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल वही एक्सरसाइजिंग। भाई जब कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसकी ब्रीथिंग रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। इसीलिए एक्सरसाइज के टाइम पर पर्सनस को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, जो किस चीज़ में हेल्प करती है, दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे खाने को तोड़ने में हेल्प करती है, और जो खाने को जब वो तोड़ेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके। सो ये सारी की सारी प्रोसेस ऑक्सीजन के थ्रू ही होती है। सो एन एवरेज ह्यूमन बीइंग ब्रीथ
15 to 18 टाइम इन अ मिनट। एक एवरेज पर्सन 15 से 18 बार ब्रीथ करता है एक मिनट में, बट वो जब एक्सरसाइज करता है तो वो रेट कितने पर इंक्रीज हो जाती है, अप टू 25 टाइम विद इन अ मिनट। एक मिनट में वो 25 से भी ज़्यादा टाइम ब्रीथ करता है। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़ोर से चलते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी सांसें ऐसे आती है ना ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है ना। डायग्राम को समझो। यहाँ पर ब्रीथिंग के टाइम पर क्या करता है, एक पर्सन ऑक्सीजन को लेता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर 6 पार्टिकल्स होते हैं, 6 O2 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो भी 6 CO2 होते हैं। दैट मीन जो हमारा जो माइटोचोंड्रिया होता है वो ही कंटेन करके चलता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। जिसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, H2O होता है और ग्लूकोज होता है जो हमें खाने से मिलता है। ठीक है। और ये सारी की सारी प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं वो माइटोचोंड्रिया के द्वारा होता है, जो हमने इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी थी जब भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। देन उसके बाद आता है वाई डू वी फील हंगरी आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग। कि हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है जब हम वॉकिंग करते हैं या हम रेस करते हैं, रनिंग करते हैं। तो क्योंकि भाई जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। और जब हमने एक्सरसाइज की तो हमने ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, यूज़ कर ली थी, तो उसके बाद जो हमारा फूड था तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अब हमारे बॉडी के अंदर फूड की कमी हो जाएगी, तो हमें इसीलिए फूड की नीड होती है, भूख ज़्यादा लगती है। When we do a physical activity, the food that is present in our body is converted into energy. Since all the food get consumed in generating the energy, we start feeling hungry. Hence the order to gain more energy, we need to eat more food. इसलिए हमें एनर्जी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फूड की नीड होती है। कुछ और बेसिक पॉइंट होते हैं वो और देख लेते हैं हम ब्रीथिंग के बारे में। We take in the air present in environment through our nostril, which travel through the nasal cavity. कि हम एयर कैसे लेते हैं, जो हमारे नाक की होते हैं, जो नोस्ट्रिल होते हैं यहाँ से लेते हैं ना, नाक के नीचे देखो दो जो होल है, यहाँ से हम क्या करते हैं एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो नसल कैविटी होती है उसके थ्रू ये आगे जाता है, जो नेक्स्ट डायग्राम देखो। ठीक है, इनहेल किया, ये नसल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, सो देन इट मूव थ्रू द विंड पाइप एंड रीच द लंग्स। अब ये विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे लंग तक पहुंच जाएगा। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडिंग बाय द रिब्स। लंग्स कहाँ पर होते हैं, ये हमारे जो रिब्स बने हुए हैं उनके अंदर होते हैं, चेस्ट में। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी ले अ मसल सीट कॉल्ड डायफ्राम। तो जो ये सीट होती है, जो हमारी चेस्ट की जो ये मसल सीट होती है, उसको हम जो फ्लोर पे होती है, चेस्ट की फ्लोर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम टेक प्लेस। अब जब ब्रीथिंग प्रोसेस होती है वो किन के द्वारा होती है, रिब्स और डायफ्राम होते हैं, वो दोनों उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। इसीलिए जो लंग्स होते हैं वो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, मीन्स एक्सपेंड हो जाते हैं। देखो डायग्राम से समझेंगे इसको। ये वाला डायग्राम है, इन किया तो हमने क्या हुआ, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किया डायफ्राम ने, और जो हमारा पेट है वो जो कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा, फूल जाएगा ऐसे, और चेस्ट है वो भी फूल जाएगी। ठीक है, और जो डायफ्राम है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये इनहेल में होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो इसकी अपोजिट प्रोसेस होती है। हमारी चेस्ट क्या करेगी, अभी यहाँ पर एक्सपेंड नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा पेट है वो भी कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। सो एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर, द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी विच ब्रिंग बैक द डायफ्राम एंड द
रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जब हमने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों प्रोसेस कर ली है, उस कंडीशन में हमारा डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं हम वाई डू वी स्नीज। हम छींक क्यों आते हैं, हमें स्नीज क्यों करते हैं। भाई जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पर जो एयर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है स्मोक हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, तो कुछ तो जो हमारे नोज़ के अंदर जो ये हेयर होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते। बाई चांस कोई चला भी जाता है अंदर तो वो क्या करता है, इरिटेट कर देता है हमारी नेज़ल कैविटी को, जिस वजह से हमें स्नीज आती है और जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं वो हमारे नोज़ के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, इसीलिए हमें छींके आती हैं, स्नीज करते हैं हम। एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, समटाइम वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज स्मोक और डस्ट आर ऑल्सो इंक्लूड होते हैं उसके अंदर स्मोक और एयर। However, they get stuck in the hair in our nostril, but some of them can get through the nasal cavity, जो nasal cavity के थ्रू अंदर चले जाते हैं। They thus cause irritation, जो हमें irritate करते हैं in the nasal cavity, which make us sneeze, जो हमें छींक दिलाते हैं। इसी वजह से वो irritation की वजह से हमें छींक आती हैं। This help in getting rid of the unwanted particle out of the nasal cavity। जो हमने छींक मारी है ना, छींक आई है हमें, उस वजह से जितने भी अनवांटेड जो पार्टिकल वो हमारे बाहर आ जाते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। अब व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, क्या हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, जो CO2 निकालते हैं। इनहेल एयर, एक्सहेल हेयर। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, मोर देन हमारे पास एक्सहेलेशन। सो जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन कंटेन करके चलता है वो, जिसके अंदर जो इनहेल के टाइम से कम होती है। अब उसी तरीके से इसके अपोजिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पर होती है 0.03%, जो कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो उससे बहुत ही कम मात्रा में होती है। देन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पर उसके अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो इनहेल से ज़्यादा होती है। वाटर वेपर की बात करें, जब हमने इनहेल किया ऑक्सीजन ली तो उसके अंदर लेस वाटर वेपर्स होते हैं। जब हमने एक्सहेल किया, सांस छोड़ी हैं, आउट की हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, वो कंटेन करके चलता है। ओके, देन उसके बाद आता है डायग्राम, जिसको हम अच्छे से समझते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। देखो डायग्राम आपको समझना बहुत ही जरूरी है, कई बार आपसे डायग्राम पूछा भी जाता है। ओके, देखो समझो। सबसे पहले जो ये हमारी नोजल पैसेज होते हैं, जो हमारी नोज होती है उसके अंदर, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और वही ऑक्सीजन को आउट करते, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। उसके बाद जो जो ये नेजल हमारे पैसेज है उसके नीचे ओरल कैविटी होती है। उसके बाद होता है हमारा फेरनेक्स होता है। देन उसके बाद ट्रेचेज होते हैं, देखो जो ये थोड़ी स्प्रिंग टाइप की होती है। उसके बाद हमारा लंग्स आ जाता है। लंग्स के बाद जो लंग्स को कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, वो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारी चेस्ट के अंदर होता है। मेल में चेस्ट कह सकते हैं और फीमेल में वो ब्रेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में होता है ये डायफ्राम होता है हमारा, ये वाला जो इनहेल के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पर ये रिलैक्स करता है। ओके, समझ आ गया ब्रीथिंग का कंसेप्ट? यही था हमारा ब्रीथिंग। इससे ज़्यादा ब्रीथिंग के अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।